आज का हमारा मौजू कमर, मोहरे, जोड़ों का दर्द है। ये आज की बीमारी नहीं, हजारों साल पुरानी बीमारी थी और पिछली सदियों में भी थी, उससे पिछली सदियों में भी थी। लेकिन इस सदी में इसका बहुत ज्यादा तूफान उठा है। ये बीमारी नहीं, तूफान है। और ऐसा तूफान, ऐसी बीमारी है कि आज तक शायद इससे बड़ी बीमारी दुनिया में ना होगी। कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं, कैंसर है और ज़हनी अमराज हैं, असाबी अमराज हैं, टेंशन, एंजाइटी है। और उनमें यह बीमारी भी उन बड़ी बीमारियों में है जिस बीमारी को बहुत कम आज तक को कोई कंट्रोल कर सका और बहुत कम आज तक इसका कोई इलाज कर सका। बहुत खतरनाक बीमारी, इंसान को माजूर, मजबूर और एक घर पे बोझ, मुआशरे पे बोझ और जिंदगी पे बोझ होता है। यह ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान महसूस करता है कि उसके जिंदगी पे बोझ है और खुद अपनी जिंदगी पे बोझ है। इस बीमारी की इब्तिदा कहां से होती है और इंतहा क्या होती है? इसकी इब्तिदा सबसे पहले हमारा बिछोना है। मुझे उस दिन एक दाना आदमी ने अजीब बात कही। कहने लगे कि एक मैयत अगर घर में है तो उसके लिए अब चारपाई नहीं होती। घर में तो चारपाई चली गई, चारपाई की जगह बेड आ गए। उस मैयत को उठाने के लिए चारपाई नहीं होती, फिर किसी गरीब के घर से या सर्वेंट क्वार्टर से वो चारपाई उठा के लाते हैं और उसमें मैयत को रखते हैं। बड़ी अनोखी बात होती है। जब से हमारी जिंदगी में चारपाई गई है और नीचे सोना गया है, उस दिन से हम मासूर हो गए हैं। और फिर चारपाई तो वैसे गई और नीचे सोना भी गया और अगला काम जो शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ, बेड और मैट्रेस। बेड भी कोई हर्ज नहीं, उसके अंदर भी तख्ता होता है और अगर उस पर कुछ नरम चीज बिछा दी जाए और सो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फोम और ये मैट्रेस जो है उसने तो हमारी जिंदगी को निचोड़ लिया है। कहीं पानी पड़ा हो, आप फोम का टुकड़ा उठा के रखते हैं, वो पानी को निचोड़ लेता है। फोम के टुकड़े से वो पानी को निचोड़ लेता है। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म को फोम ऐसे निचोड़ता है। उसके जिस्म, उसके खून, उसके गोश्त, उसकी जिल्द, उससे जिस्म को निचोड़ता है और हमें महसूस नहीं होता। जब चारपाई वाली नींद, चारपाई का उठना बैठना, या हम घर में चारपाई नहीं भी रख सकते लेकिन फोम से निजात हासिल करें, फोम से। और फोम हमारी जिंदगी में आखिरी एक जहर है जिसका शायद मदावा ना हो। और यह निजाम बढ़ता चला जा रहा है, फोम का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फोम का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ रहा है और ये बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। बाज गाड़ियों की गद्दियां, सीटें, मोटरसाइकिल की बाज ऐसी सीटें जो मोहरों और कमर के दर्द और डिस्क के मसाइल का जरिया बनती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को मुतासर कर रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सबसे पहले उन असबाब पे गौर करें। हम भी कैसे नादान हैं, कोई चीज हो, दर्द की गोली खाना शुरू कर देते हैं, बाम लगाना शुरू कर देते हैं, हकीमों की पुड़ी खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? असल सबब पे नजर रखें कि इस मर्ज का सबब क्या है, बुनियादी वो कांटा क्या है जिसने हमारी चलती सवारी और गाड़ी को रोक दिया। अच्छा, गाड़ी के बारे में हम बहुत समझदार हैं। अगर उसमें कील चुभ गया टायर में तो टायर में से वो कील निकलवाते हैं और फिर कील निकालने के बाद फिर गाड़ी को रवां दवा करते हैं। हमारी जिंदगी में वो कील चुभा हुआ है और हम गोलियां खाए जा रहे हैं। क्यों गोलियां खा रहे हैं? फिर उसके बाद और बीमारियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी बढ़ती चली गई। मेरा मशवरा यही है कि हम केस को पहले, सबसे पहले उसको गौर करें कि मर्ज थी कहां और है कहां और मर्ज की बुनियादी वजह क्या है। जब आप मर्ज की बुनियादी वजह को देखेंगे और चेक करेंगे तो फिर मर्ज की बुनियादी वजह पे आपकी नजर होगी, फिर एक एहसास होगा कि असल केस ये है, असल मर्ज ये है। फिर आपको एहसास होगा।
تو میرا مشورہ ہے سب سے پہلے ایک تو اپنی سیٹ پہ نظر رکھیں جو آپ بیٹھتے ہیں. اکثر بندہ یوں بیٹھتا ہے. اگر یوں بیٹھے کچھ عرصے کے لیے، دن کے چند لمحات کے لیے، دیکھیں میں بیٹھا ہوں، میرا سینہ نکلا ہوا ہے، اور جس کو میں اب دوسرے لفظوں میں کہوں کہ سر اٹھا کے چلیں، ایک سر جھکا کے چلیں، ایک سر اٹھا کے چلیں. چلنے کی بات نہیں کر رہا، میں بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں. ہمارا بیٹھنے کا انداز وہ ہماری کمر، وہ ہمارے جوڑ، وہ ہمارے مہرے، اور پھر اس کے بعد پھر لفظ آتا ہے جی L4 L5 L6 فلاں مہرہ ہمارا متاثر ہے. ایک میں نقطے کی بات بتاؤں، قیمتی موتی ہے. اکثر بچوں کو اینک سکول میں لگتی ہے، وہاں روشنی کا 100% انتظام نہیں ہوتا. جب روشنی کا انتظام نہیں ہوتا اور بچوں کو سکول میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ان کو اپنی کتاب پہ نظر رکھنی ہوتی ہے اور باریک لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو غور سے محنت کرنی پڑتی ہے، وہیں اینک لگتی ہے. اکثر سکول میں اینک لگتی ہے. اسی طرح ہماری بیٹھنے کی، ہماری زندگی کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، وہ ہماری زندگی میں بہت اثر ڈالتا ہے. اور پھر سونا، کتنے گھنٹے ہم سوتے رہتے ہیں اور کتنے گھنٹے ایسی نشست پہ یا ایسے جو ہے بستر پہ سوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نچوڑتا رہتا ہے اور ہمارے جسم کو کھینچتا رہتا ہے اور ہمارا جسم چڑھتا رہتا ہے. اس پہ آج تک نظر ہی نہیں. ہم سے پہلے بوڑھوں کو کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہوتی تھی، اور پھر ہم سے پہلے خواتین، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ان کے ہاں یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج کی خاتون تو ایک بچے کے بعد ٹیک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی. وہ پرانی روایتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی اور وہ پرانی روایتی نظام استعمال کیا جاتا تھا، اور اس پرانی روایتی چیزوں کی وجہ سے وہ کمر، وہ مہرے، وہ اعصاب اور وہ جوڑ سلامت ہوتے تھے، سلامت ہوتے تھے. پھر گھٹنے نئے نہیں پڑتے تھے، سلامت ہوتے تھے. تو میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست کو بے توجہ کریں. اب دیکھیے میں سیدھا بیٹھا ہوں، مجھے سانس بالکل سہولت سے آنا شروع ہو گیا ہے، میرے پھیپھڑوں کو گنجائش ملی ہے، جگہ ملی ہے. اب میں یوں بیٹھا ہوں، میرے پھیپھڑے دبے ہوئے ہیں، میرے مہرے جھکے ہوئے ہیں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی جھکی ہوئی ہے. میں یوں بیٹھا ہوں، سیدھا بیٹھنے کا انداز. اور ایک ورزش ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں. اس کا ایک قصہ ہے. پشاور کے قصہ خانی بازار ہے. قصہ خانی بازار پشاور کا ایک مشہور بازار ہے، بہت بڑا بازار ہے، بہت پرانا، صدیوں پرانا. بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کے پرانے لوگ قصے سنایا کرتے تھے، تو ٹولیاں بیٹھتی تھی. تو اس لیے پہلے یعنی ریفریشمنٹ اور وقت گزاری کا انداز یہی ہوتا تھا. قصہ گو لوگ ہوتے تھے پرانے، تو وہ وہاں بیٹھتے تھے. تو پشاور کی قصہ خانی بازار کی تیسری منزل پہ ایک تجاری پڑی تھی سونار کی، بہت بھاری، بہت پرانے وقتوں کی وہ عمارت بنی ہوئی تھی. اب اس کو توڑ کے انہوں نے نیا پلازا بنانا تھا. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے اوپر کیسے رکھی ہوگی. اب پریشان کے سیڑھیاں بڑی تنگ ہیں، اس کو اتارنا کیسے ہے. 10 آدمیوں نے کوشش کر لی، اس کو ہلا ہی نہ سکے. آخر ایک صاحب کھڑے تھے، وہ کہتے تھے یہ کام ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ چرسی کو بلا لیں. اس کا نام کیا تھا کوئی خبر نہیں، بس اس کو لوگ چرسی کہتے تھے. آپ چرسی کو بلا لیں، وہ کام کر دے گا. یہ 1960-70 کے درمیان کا واقعہ ہے. اس دور میں اس نے کہا کہ میں 250 روپے لوں گا، 300 روپے لوں گا اور یہ کام کر دوں گا. بڑی رقم تھی، وہ مجبور تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیچے گاڑی کھڑی تھی، اس میں رکھنی تھی. وہ گیا، اس نے اکیلے نے اس کو اٹھایا، کمر پہ رکھا اور نیچے گاڑی میں رکھ کے کہتے پیسے دے دو. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کیا ہے؟ اس کی کمر، اس کے مہرے، اس کے جوڑ، اور ایسے بالکل کمزور سا آدمی ہے اور اتنی بھاری، اور یہ نظام اٹھایا. اور وہ تو پتھر تھا، پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی، اور اٹھا کے نیچے رکھ دیا. ایک صاحب تھے جن کے مزاج میں تحقیق اور ارک ریزی کا مزاج تھا. وہ ان کے پیچھے چلے، جاتے جاتے کہنے لگے کہ یہ راز بتا دے کیا ہے.
ये एक अलग वाक्य है, उसने कितनी मेहनत की, फिर आना जाना रखा, कितना ताल्लुक बनाया, फिर कितना उसको पैसा माल चीजें दी, क्या आखिरकार ये पता चला कि मेरे पास एक राज है, वो है सांस का राज। मशरिक की तरफ मुंह करके अपने सीने को फैलाना है, यानी गर्दन को उठानी है, लेकिन जिस्म को ढीला छोड़ना है, जिस्म खिंचा हुआ ना हो, तना हुआ ना हो, ऐसे करके। और आपने नाक से सांस लेनी है। ये नाक से सांस लिया, मुंह में भरे, नहर मुंह, खाली पेट, भरे हुए पेट कभी नहीं होगा। और इसको रखें अपने सीने में, हल्का हल्का खींचना है। ये नुक्ता ज़हन नशीन रहे, हल्का हल्का खींचना है। जब आप देखिए कि आपका सीना भर गया, उसको अपने टिपों में महफूज रखें। वो सुबह की ऑक्सीजन, वो सुबह की हवा, और जिसमें आलूदगी, जिसमें चीजें नहीं, वो सुबह सुबह की अलग सुबह। और उसके बाद जब आप देखें कि आपका सीना भर गया, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़े मुंह से, आहिस्ता आहिस्ता। यह अमल सिर्फ 13 बार करना है बस। वो शख्स जिसको चर्सी कह रहे थे, ना मालूम उसका क्या नाम था, बस वो कहने लगा कि ये मेरा अमल है और मैंने जिंदगी में ये अमल किया है, और इस अमल से मैंने नफा पाया है, और इस अमल से मैंने फायदा पाया है, और मैंने इसकी मशक की है साल साल। आज मेरे जिस्म में जान है, ताकत है, मेरी हड्डियों में, मेरी पट्ठों में, मेरे आसाब में कुव्वत है, और ये वजन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं इससे बड़े वजन उठा चुका हूं। मैं एक साहब के पास गया तो मुझसे कहने लगे कि आपका एक मैंने रिसाले में ये मजमून पढ़ा था, 13 दफा सांस वाला, और मैंने करना शुरू किया। मेरा वजू नहीं ठहरता था और बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी। अब आलम यह है कि फजर के वजू से मगरिब पढ़ लेता हूं, मेरा मैदा ठीक हो गया, मेरे पट्टे ठीक हो गए, मेरे आसाब ठीक हो गए, मेरा जिस्म ठीक हो गया। जिंदगी की कौन सी राहें ऐसी हैं जो हम भूले हैं, और किन राहों को फरामोश किया है, और उन राहों के फरामोश होने की वजह से हमारी जिंदगी में तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां आई हैं। हमारा एक सफर था, बुखारा समंद का ताशकंद का सफर। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बेल्टें बांधी हुई और व्हील चेयर का इंतजाम और सारा निजाम, और वह हिल नहीं सकते थे। मैंने उनसे कहा सफर में चलें। कहने कैसे मैं चल सकूंगा, वहां तो सारा है ही चलना, वहां तो सारा ही चलना है। यकीन जानिए उनको खैर यही मिली कि उन्होंने बात मान ली, वरना वो जिस अंदाज से इस बीमारी में गए थे तो उसका वाहिद हल पे तीसरी शादी नहीं थी, और उसका जज्बा भी नहीं था, और दो ही ना भुगता सकता वो बंदा। आज वो बंदा मुझसे पूछता मैं तीसरी शादी कर लूं, हाँ, और वो ठीक ठाक है, बंदा बिल्कुल सेहतमंद है। अपनी जिंदगी में सबसे पहले हमें जिस चीज पे नजर रखनी है वो अपने ओढ़ने बिछोने पे नजर रखनी है, अपने बैठने पे नजर रखनी है। हमारा तर्ज अंदाज बैठने का क्या है, तर्ज और अंदाज बैठने का क्या है, हमारे सोने में हमारी कमर के नीचे क्या है। घंटों हम सोएंगे, और फिर अगला जुल्म जो होता है वो है रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, और उसके अंदर आखिरी दर्जे के फोम और दुनिया की आखिरी मटेरियल लगा होता है जो आग बनाता है। रिवॉल्विंग चेयर से बहुत ज्यादा कमर, जोड़ों और पट्टों के मसाइल, हद से ज्यादा रिवॉल्विंग चेयर से। और वैसे मसाइल होते हैं जो इंसान समझता ही नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी पे अगर कील लगता है, गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है, तो उसको जब तक कि कील नहीं निकलता, हम समझते हैं कि हमारा टायर में अगर अंदर ट्यूब है तो वो कील उसको फिर मुतासर करेगा, फिर अगली ट्यूब डाली, तो हम पहले कील निकालते हैं। गाड़ी के लिए तो हमारा अंदाज यह है कि असल वजह को खत्म करते हैं जो बीमारी की असल वजह है। और अपने जिस्म के लिए हमारा अंदाज क्या है? हमारे जिस्म के लिए अंदाज यह है कि असल वजह पे नजर नहीं रखते, बस ये नजर रखते हैं कि हम किस तरह इस दर्द को खत्म कर पाए, और वक्त ही खत्म हो जाता है। लेकिन अंदर अंदर वो सोजिश, वो वरम, वो तकलीफ, वो दर्द अंदर अंदर फैलता रहता है, खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, और बिल्कुल बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है। एक चीज और है, कभी भी मैं आपको दाना की बात बता रहा हूं,
उन्होंने कहा 50 साल से पहले अपनी जिंदगी को सहारों से बचाओ और 50 साल के बाद सहारा जरूर लो। आप बैतुल खला टॉयलेट में बैठे हैं तो 50 साल से पहले सहारे का मिजाज ना बनाओ। नमाज के लिए उठना, अगर जमीन पे सो रहे हैं तो वहां से उठना, यानी नीचे से उठने के लिए सहारों का मिजाज ना बनाओ, वरना जिस्म सहारों में ढल जाएगा। ये जिस्म ऐसा है, इसको जहां ढालो वहीं ढल जाता है। नींद बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, कम करते जाओ कम होती जाएगी, ग़िज़ा बढ़ाते जाओ तो आखिरी दर्जे में ग़िज़ा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उसको कम करते जाओ तो कम होती जाएगी। इसी तरह हमारी तबीयत में 50 साल से पहले सहारा ना लें और 50 साल के बाद सहारा लाजिम लें, एकदम ना उठें। कभी भी 50 साल से पहले आप सीधे एकदम ना हो, करवट के बल उठें और एहतियात से उठें। अक्सर झटका यही लगता है और एहसास नहीं होता, लेकिन वह झटका लग चुका होता है। अपनी कमर, अपने मोहरे, अपने जोड़, और खासतौर पे अगर आपकी मजबूरी सीढ़ियां हैं, क्योंकि जोड़ों को जो चीज खा जाती है वो सीढ़ियां खाती हैं सबसे पहले नंबर पे, दूसरी बाहर की मसनूई ग़िज़ाएं खाती हैं, और तीसरा जो जोड़ों को जो चीज खाती है वो उसकी वर्जिश ना होना है। और यकीन जानिए, मुझे एक बहुत बड़े आदमी की बात याद है। एबटाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवाज साहब थे, मरहूम प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के। उनकी बात मुझे याद है 89 की, 89 की, और उसके बाद मेरा उस पर तजर्बा है। कहने लगे, जो बंदा रुकू और सजदा सही करता है, ना कभी कमर का दर्द, ना कभी मोहरों का दर्द, ना कभी जोड़ों का दर्द, उसको हो ही नहीं सकता। अगर है तो ठीक हो जाएगा। रुकू और सजदा सही करता है, माजूरी है, मजबूरी है और बात है, लेकिन सेहतमंद इंसान है और रुकू और सजदा सही नहीं करता। अच्छा, इस बात को मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा रुकू और सजदे की साइंस निकालो। एक जवान था, मैंने कहा नेट पे घूमो, नेट की दुनिया में इसकी रिसर्च निकाल के लो। मैंने समझा शायद कुछ दिन लगेंगे, कहां दिन लगे। वो निकाल के बहुत बड़ा पिलंदा उसने मेरे सामने रख दिया कि पूरी दुनिया की साइंस रुकू और सजदे पे इतनी रिसर्च कर चुकी है। वो कहते हैं कि चेहरे को हसीन बनाना है तो सजदे लंबे करो, नजर को तेज करना है तो सजदे लंबे करो, याददाश्त को मजबूत करना है तो सजदे लंबे करो, और आप जिंदगी भर चाहते हैं कि आपकी याददाश्त कभी मुतासिर ना हो तो सजदे लंबे करो, और अगर आप चाहते हैं आप अक्लमंद हो, ज़हीन हो, तो सजदे लंबे करें। और वो सजदा करें जो सजदे में नाक माथा सही हो और हाथ सही हो, और सजदे में दरमियान में गुंजाइश कितनी हो, वो है सजदा, जिसमें कमर का जाविया क्या होता है और घुटनों का जाविया क्या होता है और हाथों को कैसे फैलाया जाता है। इसी तरह सजदा मोहरों का इलाज, जोड़ों का इलाज, चाल का इलाज, पट्ठों का इलाज, आसाब का इलाज, और रुकू, ये रुकू, ये इनका इलाज है। रुकू जितना मजबूत रुकू होगा, सेहतमंद रुकू होगा, सही रुकू, आपको इल्म नहीं तो सही रुकू सीखें कि सही रुकू किसे कहते हैं। वो सही रुकू, वो दुरुस्त रुकू आपकी कमर और मोहरों का खुद इलाज है, और फिर कमर और मोहरों को मुतासिर होने से बचाता है। वो हमारा असल जो रुकू है वो कमर और मोहरों को बचाता है। पहली चीज मर्ज़ पे नजर, दूसरी चीज एहतियात। एहतियात, कमर, जोड़ों और पट्ठों के मरीज हमेशा एसी से बनते हैं, गाड़ी का एसी या घरों का एसी। एसी और किसी सख्त काम के बाद फौरन ठंडा पानी पीना, बर्फ का पानी पीना। कितने मुल्क ऐसे हैं जिनके अवाम कभी ठंडा पानी नहीं पीते, आप ये देखें। कितने मुल्क ऐसे हैं, सिर्फ चीन नहीं, कितने मुल्क ऐसे हैं जिनके अवाम कभी ठंडा पानी नहीं पीते। जो हमारे यहां यखवस्ता पानी है बिल्कुल नहीं पीते। उनकी जिंदगी में सेहत है, उनके जोड़, उनके पट्टे और उनकी अमूमी उम्र। कितने मुल्क ऐसे हैं उनकी अमूमी उम्र जो है, आम उम्र बंदों की 80, 90, 85, 100 साल है आम। उनके यहां बहरान है कि हमारे यहां बंदे मर नहीं रहे। उनके मुताबिक
उनके मुताबिक हमारा बजट मुतासर हो रहा है मुल्क का कि हमारे मुल्क में उम्रें लंबी हैं। कुछ एहतियातें ऐसी हैं, कुछ एहतियातें ऐसी हैं। हमारे यहां वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाग में एक शख्स आता था, मजदूरी करता था, उसको जिन कहते थे। पता नहीं कैसे काम करता था और सख्त से सख्त काम करता था। उसने ना साथ अपने चादर के 2 रोटियां और इतना सा गुड़ बांधा हुआ होता था। पहले पानी पी लेता था, खाने के दरमियान और बाद में कभी पानी नहीं पीता था। यह साइंस का राज है, यह तिब का राज है, लेकिन यह राज देखा उस पे। वो कहते हैं दरमियान में, और अगर मजबूरी है, निवाला अटक गया है तो हल्का सा पी लें। खाने के 2 घंटे के बाद जिसने भी पानी पिया वो सेहतमंद जिंदगी कभी नहीं गुजार सकता। फिर वो गुड़ से रोटी खाता था। जो शख्स खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेगा, कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी शुगर नहीं होगी, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी भी हेपेटाइटिस और जोड़ों, कमर और पट्टों का दर्द नहीं होगा, और अपने निजाम में कभी कमजोर नहीं होगा, जिस्मानी और अज़दवाजी निजाम में कभी कमजोर नहीं होगा। खाने के बाद गुड़ खा लेना, और गुड़ देसी गुड़ हो, याद रखिएगा। किशमिश, सौगी, मेवा जितना सफेद होता जाएगा समझ लें केमिकल से धोया हुआ है, जितना खूबसूरत होता जाएगा, और जितना मैला होता जाएगा समझ लें ये ओरिजिनल है, देसी है, सेहतमंद है। इसी तरह गुड़ जितना सफेद होता जाएगा समझ लें कि इसमें केमिकल की मार है, और गुड़ जितना मैला होता जाएगा और पुराना होता जाएगा समझ लें कि सेहतमंद जिंदगी इसी में है। गुड़ खाना ही छोड़ गए। अब गुड़ की तरफ हमारी वापसी है। बड़ी बड़ी जो महफिलें होती हैं उसमें गुड़ के चावल बड़े शौक से पेश किए जाते हैं, गुड़ की चाय बड़े शौक से पेश किया जाता है, गुड़ छोटा छोटा तवाज़ो के तौर पे पेश किया जाता है। वापस पलट रही है दुनिया, बहुत ज्यादा मुतासर होने के बाद दुनिया वापस पलट रही है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कमर के लिए, मोहरों के लिए, पट्टों के लिए, आसाब के लिए। मैंने उस मजदूर को जिसको जिन कह रहा था, मैंने कभी थकते नहीं देखा, और कहता था मेरा राज गुड़ है, मैं गुड़ खाता हूं बस। हम तो गुड़ से भी गए, हम तो दूध से भी गए। वहां मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में एक साहब मुझसे कहने लगे, वो इंडिया के थे, कहने लगा मैं गांव में गया तो वो चाय ले आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी भैंसें दूध नहीं देती? चाय पी ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिंदगी का मामूल ना बनाए, कभी पीने में क्या हर्ज है। गुड़ हमारी जिंदगी से गया, और देसी ग़िज़ाएं हमारी जिंदगी से गई, और मुस्लिम ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में ऐसी दाखिल की कि बस। और फिर नक्स क्या हुआ? एक तो जिस्म को हम खोखला करते गए मस्नूई ग़िज़ाओं से, उनमें ग़िज़ायत तो कुछ नहीं होती, और देसी ग़िज़ाएं, सादा ग़िज़ाएं वो हमारी जिंदगी में दाखिल ना हुई। और दूसरा जुल्म ये किया कि फोम पे सोना शुरू कर दिया, फोम पे बैठना शुरू कर दिया, और फोम की जिंदगी में हमने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। उसने हमारे जिस्म को निचोड़ दिया। एक साहब को समझ नहीं आ रही थी इस बात की। मैंने उससे कहा, मैंने कैसा कर, फोम को काट के ना उसकी पट्टी किसी जिस्म के हिस्से पे बांध ले, जैसे पट्टी बांधते, जोर से बांध ले, और 3 दिन बांधे रख। 3 दिन के बाद मुझे बताना। उसने फोम की शीट ली, अपने जिस्म में बांधी, गालिबन उसने टांग में बांधी, और 3 दिन बांधे रख। 3 दिन के बाद मैंने कहा मेरे सामने आके पट्टी खोलना। मेरे सामने आया, पट्टी खोली, तो मैंने कहा इस फोम को अब तुम देखो कि इसमें कोई तेल है, और उस हिस्से को देखो जहां तूने बांधा था। आप यकीन जानिए उस हिस्से का रंग बदल गया, वो ऐसा पीला हो गया जैसे उसमें से खून और चीज, हर चीज निचुड़ गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और कोई 1.5 महीने के बाद जाके उस जिस्म का हिस्सा अपनी असली हालत में आया, और उसने फोम को चेक किया तो उस फोम ने जिस्म के खून और चर्बी और जिल्द का सारा निचोड़ लिया था। सब कुछ निचोड़ के उसने अपने अंदर डाल लिया था, और सारा कुछ जिस्म से खींच लिया था। जितनी खूबसूरत बेडशीटें बिछानी है बिछा ले, ऊपर जितना खूबसूरत
پھولدار جو ہے نظام بنانا ہے بنا لیں، پر فوم اپنا اثر رکھتا ہے، فوم اپنا اثر رکھتا ہے۔ ہم نے بہت دیر نشست پہ بیٹھنا ہے، اگر آپ کے پاس ریوالنٹ چیئر ہے، کوئی فوم سے بھری کرسی ہے تو اس میں بیٹھنا ہے، اور یہی سے بواسیر ہوتی ہے اور اسی سے قبض ہوتی ہے۔ میرے پاس بسوں کے ڈرائیور، ٹرکوں کے ڈرائیور جو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے چلتے ہیں، پیٹ کا بڑھنا، قبض، بواسیر، گیس، بادی تبخیر، وہ بہت پھکیاں، پاؤڈر، دوائیاں بہت کھاتے ہیں، اور پھر ان کی غذا وہ ہوتی ہے جو ٹرکوں کے اڈوں پہ جو ہے وہ مسالہ دار چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تیز چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں، غذا وہ ادھر بیٹھنا ایک خطرناک حالت میں۔ بعض عقل مند آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ سیٹوں کے اوپر جو ہے بیت کی ایک شیٹ ڈال دیتے ہیں، بیت، اور بیت وہ جو بانس کا ہو، خالص ہو، یہ ذہن نشین رکھیں، ورنہ ایک اس آپ اوپر شیٹ ایسی ڈالتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی ہوتی ہے، ربڑ کی ہوتی ہے، زہر کے اوپر زہر۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، حکومتوں کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ پھر ہم سے ایک چیز اور گئی، پہلے کچا انڈا استعمال ہوتا تھا، ایک ہمارے مخلص ہیں وہ کہنے لگے میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے، اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ دانتوں پہ تار لگوائیں یا سارے دانت نکلوا کے ایک مصنوعی دانت لگوائیں، ایک دانت ہلا، دوسرا ہلا، تیسرا ہلا، اور ہلنا شروع ہو گئے دانت، پریشان کن بات، بہت علاج وغیرہ کیا، اس کے لیے درد کی چیزوں کی گولیاں، کچھ نہ ہوا۔ کسی نے مجھے ٹوٹکا بتایا کہ ایک کچا انڈا لے کے منہ میں ڈال کے پی جا، 40 دن کر لے، کہا کہ 40 دن کر کے آج سال ہو گیا ہے، میرے دانت پھر نہیں ہلے اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر آپ کمر، جوڑوں اور مہروں کی تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، ایک دودھ کا کپ لیجیے، آپ پیالہ لے لیں، گرم دودھ ہو، ابلا ہو، خالص دودھ ہو، اس میں ایک انڈا ڈالیے، اگر دیسی مل جائے اور واقعی دیسی ہے تو سبحان اللہ، اور اس میں شہد ڈال دیجیے، دودھ ہو، انڈا ہو اور شہد ہو، بس اب یہ مکس کریں، ملائیں، یعنی ایک انڈا، ایک بڑا چمچ شہد اس میں ڈالیں اور خوب ملائیں، اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ ہمارے ایک پرانے جاننے والے تھے، تجربات کے وہ سمجھ لیں کہ پرنسپل تھے، تجربات کے پرنسپل تھے، میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا تجربات کے پرنسپل، بہت تجربات تھے، ان کے مشاہدے کی نظر بہت تیز تھی اور کمال کی باتیں کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جب انڈا دودھ اور شہد چھوڑتا ہے مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور جس نے بھی کیا کہنے لگے یہ پرانی ریت روایتیں تھیں ہمارے بڑوں کی، ہم نے چھوڑی اور ہم کہاں سے کہاں گھوم گئے اور گم ہو گئے۔ اور واقعی اسی طرح یہ ٹوٹکا جوڑوں کا علاج ہے، کمر کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے اور مہروں کا علاج ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا تو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نانی اماں کی بڑی بہن کے شوہر تھے، انہیں ہم نانا کہتے تھے، بہت بوڑھے تھے، وہ بڑھاپے میں انڈے پی لیتے تھے، ایک انڈا پی لیا، دوسرا پی لیا، تیسرا پی لیا، چوتھا پی لیا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ نانا کیا کر رہے ہیں، بالکل کمزور بوڑھے۔ اور پھر میں نے ان کی زندگی میں اس انڈے کے بعد پھر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پی لیتے تھے گرم گرم، اس میں شہد ملا کے۔ وہ دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے، ان کی نظر بھی ٹھیک تھی، ان کی یادداشت بھی ٹھیک تھی۔ وہ اس وقت میں بچہ تھا، میں بچہ تھا تو اس وقت وہ 90 سے اوپر کے تھے، اس سے بھی زیادہ، وہ 90 سے اوپر کے تھے، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں کئی قرآن پاک بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اور ان کی غذا یہی تھی، وہ سردی ہو یا گرمی۔ لیکن آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، آپ ایک ایک انڈا کر کے لیجیے،
थोड़ा करके अपने जिस्म को इसका आदी बनाइए। हम सहरा में गए, तो जब सहरा में गए तो वहां वो गाय का दूध ले आए। मैंने एक साहब से कहा कि मैंने कहा गाय का दूध पी लिया, तो मुझसे कहने लगे कि आपको इल्म तो है, मैंने आज तक दूध नहीं पिया। मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं, आप पहले कहां बता रहे हैं आपको इल्म, कैसे इल्म है? मुझसे कहने लगे कि मैंने गाय का दूध नहीं पिया, अगर पीऊंगा तो मुझे दस्त मोशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने चंद घूंट पी लिए, थोड़ी देर हुई, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहा कि यहीं आके आपके साथ रह रहे के कुछ फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं और फितरी चीजों को हमने इस्तेमाल करना सीखा। हमारे माँ बाप ने कभी हमें सिखाया ही कुछ नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें यह जिंदगी की तरबियत ही नहीं दी। जो जमाने में हवा उठी है खिलाने पिलाने की, माँ बाप ने भी वही खिलाया पिलाया। जो जमाने का रिवाज है माँ बाप भी वही चलते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि आप पहले एक अंडा, एक कप दूध और एक थोड़ा सा शहद, उसको मामूल में ले आए, उसको मामूल में ले आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप, क्योंकि मैंने नाना की जिंदगी में देखा, शायद उनका तो सारी जिंदगी का ये निजाम था, उन्होंने मुर्गियां अपनी रखी हुई थी और मुर्गियां अंडा देती थी और बाजू का शोर शराबा भी होता था कि फलां जो है अंडा चुरा के ले गया। तो उनकी तो अंडे खाने का मिजाज था, उनकी तबीयत का हिस्सा बन गया था। फिर उनके लिए गर्मी सर्दी कुछ नहीं थी, फिर उनका एक उम्र का हिस्सा था। बहरहाल अंडा, दूध और शहद,